Good morning, 12th class. Today we will discuss about the consumer responsibilities. The consumer have a number of rights regarding the purchase of things, but at the same time they have some responsibilities too. देखो बेटे, आपने पढ़ा प्रीवियस वीडियो के अंदर कि कंज्यूमर को 6 तरह के बेसिक राइट दिए गए हैं. राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, उसके साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू बी हियर्ड और राइट टू सीक रिट्रेसल. तो बेटे उसके साथ साथ बेटे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती है कि वो उन अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग करे. It means that consumer should keep a few things in mind while purchasing them. इसका मतलब क्या है बेटे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कि जब भी कंज्यूमर कुछ भी परचेज करता है तो उसको क्या क्या बातें अपने दिमाग के अंदर रखनी चाहिए. यही क्या है बेटा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे आर फॉलोज एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट है बच्चों, बीवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट. देखो बेटे, आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसी तरह के सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनीज भी बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की आवश्यकता है कि आप जो भी सिमिलर प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बना रही है उसके बारे में आप क्या रहें, जागरूक रहें. बीवेयर about various goods and services available in the market so that ए वाइज चॉइस कैन बी मेड. ताकि आप बुद्धिमत्ता तरीके से जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, वस्तु खरीदना चाहते हैं, आप उसी वस्तु को खरीदें, ना कि उसकी कोई नकल वस्तु को खरीदें. सेकंड है बच्चों हमारा फोकस्ड ओनली ऑन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कौन से होते हैं बेटे? जो हमें क्वालिटी के बारे में एश्योरेंस देते हैं. एश्योरेंस क्या होता है बच्चों? आश्वासन. जैसे बेटे अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस खरीदते हैं तो हम कौन सा मार्क देखते हैं बच्चों? ISI मार्क खरीदते हैं. जब हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम कौन सा मार्क देखते हैं बच्चों? बेसिकली एग मार्क देखते हैं. गोल्ड खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं? हॉल मार्क खरीदते हैं. तो बेटा जो ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं हमें इस बात के बारे में गारंटी देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेटर क्वालिटी का है. इसलिए बेटा हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम लोग जब भी कोई वस्तु खरीदें तो हम केवल कौन सी वस्तुएं खरीदें? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स ही हमें खरीदने चाहिए. कई बार बेटे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमें लगता है कि कोई वस्तु हमें चीप रेट पे अवेलेबल हो रही है, हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हम लोग कम पैसे के चक्कर में घटिया वस्तुओं को खरीद लेते हैं. तो कई बार बेटे उनके जो बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं. जैसे मान लो बेटा हमने इलेक्ट्रिक प्रेस खरीदी ISI का मार्क देखे बिना, तो बेटा वो पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल से बनी हुई होती हैं, उससे कोई भी मिसहैपनिंग पॉसिबल हो सकती है. नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटे हम लोग लर्न अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क. अब बेटा देखो मैन्युफैक्चरर जो इंस्ट्रक्शंस हमें देता है प्रोडक्ट को यूज़ करने के बारे में, जैसे देखो बेटे अगर हम अपने घर के अंदर माइक्रोवेव लेकर आते हैं उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस हमें गिवन होती है, वॉशिंग मशीन के लिए भी इंस्ट्रक्शंस हमें गिवन होती है. तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए बेटा? जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी रिस्क है, कोई भी जोखिम है, तो हमें उसके बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए. हमें प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले जो भी मैन्युफैक्चरर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है, गाइडेंस दी है, उसके बारे में पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए. नेक्स्ट है रीड लेबल्स केयरफुली. हमें जितने भी लेबल क्या होते हैं बेटे? जो प्रोडक्ट के अराउंड एक स्लिप लगी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेबल कहते हैं, जो हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से जानकारी देते हैं कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, प्रोडक्ट को कैसे सेफ रखा जा सकता है, प्रोडक्ट को कब तक यूज़ किया जा सकता है, कितने से कितनी उम्र के लोगों के लिए प्रोडक्ट सही रहेगा. इस तरह की सारी, यानी जैसे मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिसिन के अराउंड भी बेटा एक स्लिप लगी होती है जो बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, उसका मूल्य, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है. तो बेटे जब भी हम प्रोडक्ट को यूज़ करें तो हमें उसके लेबल को केयरफुली पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग उसके होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट है उसके, अगर हमें लगता है कि हमने जो प्रोडक्ट खरीदा उसके साइड इफ़ेक्ट है तो उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. नेक्स्ट है बच्चों एसर्ट योर सेल्फ. एसर्ट योर सेल्फ का मतलब क्या है कि खुद को हमें डील के अंदर, जो भी हम लोग डील कर रहे हैं, सेल परचेजिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, उसमें हमें अपने आप को जागरूक बनाना चाहिए, अवेयर होना चाहिए. अगर हम अवेयर नहीं हैं तो बेटा सेलर हमारा एक्सप्लॉइट कर सकता है. इसलिए बेटा कंज्यूमर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें, डील में खुद एक अहम भूमिका निभाए. नेक्स्ट है बच्चों बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स. हमें अपनी डीलिंग्स के अंदर जो भी हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए. फर्स्ट दे रखा है बेटे द कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग. उसको ईमानदारी से वस्तु को खरीदना चाहिए. ठीक है. सेकेंड है बच्चों चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स और सर्विसेज. यानी कि लीगल गुड्स का मतलब है जो लीगल प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइज गुड्स हैं, केवल उन्हीं को उसको क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए. थर्ड है डिस्करेज
अनस्क्रूपुलियस प्रैक्टिसेस जैसे ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग है, उन सब से हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। यहाँ पर बेटे जो सेकंड पॉइंट गिवन है इसके अंदर देखा लीगल गुड्स का मतलब क्या है। जैसे बेटे कई बार क्या होता है कि लोग जो होर्डिंग करते हैं, चोर बाजारी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, वो आपको सस्ते में सामान दे देते हैं, लेकिन आपको बेटे हमेशा लीगल गुड्स ही खरीदनी चाहिए जो कि मार्केट में उचित दामों पर अवेलेबल होती है। पॉइंट है बेटे हमारा डू नॉट गेट कैश मेमो। कैश मेमो किसके लिए मिलता है बेटे, कैश परचेज के लिए मिलता है। जब भी आप बेटे कोई भी गुड्स और सर्विस खरीदते हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्या करें, सेलर से कैश मेमो लें। कैश मेमो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा, ये आपको बताएगा बेसिकली अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपने वो प्रोडक्ट कौन सी दुकान से खरीदा है। तो बेटे बेसिकली जो कैश मेमो है वो क्या है, यहाँ पर प्रूफ ऑफ परचेज होता है। तो बेटे हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट कैश में खरीदते हैं तो हमें कैश मेमो ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों ऑलवेज फाइल कंप्लेंट फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस। जेन्युइन ग्रीवेंसेस का मतलब है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, कोई भी नुकसान होता है प्रोडक्ट को यूज़ करने से, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए। जैसे मान लो हमने कुकर खरीद लिया, ठीक है, और अब बेसिकली वो कुकर फट जाता है और कोई भी फिजिकल लॉस हो जाता है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। जैसे देखो फाइल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म फॉर एवरी जेन्युइन ग्रीवेंसेस। इसका मतलब क्या है बेटे कि बेसिकली जो हमारे पास कंज्यूमर फॉर्म बना रखी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, स्टेट लेवल पर स्टेट फॉर्म है, नेशनल लेवल पर नेशनल फॉर्म है, हमें क्या करना है, जेन्युइन ग्रीवेंसेस के लिए उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। नेक्स्ट है इसी में डू नॉट हेजिटेट टू टेक एन एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व इन स्मॉल। इसका मतलब क्या है, मान लो बेटा जो प्रोडक्ट आपने खरीदा है और वो प्रोडक्ट ख़राब निकल रहा है, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन है या बेसिकली शॉर्ट मेजर है या क्वालिटी जो आपको बताई गई उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो बेटे आपको कंप्लेंट करने के लिए हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, चाहे उस प्रोडक्ट का मूल्य कितना ही कम क्यों ना हो। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज़, हमें क्या करना चाहिए, जो कंज्यूमर को इकट्ठे होना चाहिए, खुद को क्या करना चाहिए, कंज्यूमर सोसाइटीज़ को मेंटेन करना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए। दिस सोसाइटी वुड प्ले ए एक्टिव रोल इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स एंड सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट। ये सोसाइटी क्या करेंगी, एक अच्छा रोल प्ले करेंगी, कंज्यूमर को हर तरह से उनके राइट्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में उनको अवेयर करेंगी और उनको बताएगी कि किस तरह से वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है बच्चों हमारा रिस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं बेटे कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी कंपनी ऐसी है बेटे इस तरह से प्रोडक्ट बनाती है कि कंपनी का जो बनाया गया प्रोडक्ट है या कंपनी के प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के दौरान बहुत ज़्यादा स्मोक निकलती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलती है और हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉल्यूट होता है। दे शुड अवॉइड वेस्ट लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन सॉरी। तो बेटे इसके अंदर क्या है, जो वेस्ट वगैरह है, जो भी यहाँ पर हम लोग बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर से जनरेट होता है या हाउस होल्ड गार्बेज से क्रिएट होता है, उससे होने वाले पोल्यूशन से हमें हमारी इकोनॉमी को बचाना चाहिए। तो बेटे ये सब हमारा किससे रिलेटेड है, आपका जो टॉपिक है बेटे दैट रिलेट्स टू कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि बेटे केवल अपने अधिकारों की जानकारी होना ही सफिशेंट नहीं है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं उनके बारे में भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। बेटे अब हम पढ़ेंगे वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऐसे कौन से माध्यम, ऐसे कौन से तरीके हैं कि कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। फर्स्ट है बच्चों इसके अंदर सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। बिजनेस क्या करे, खुद कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। कैसे, एवरी फर्म इन सी स्टेट हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर एंड द कंपनी। हर एक कंपनी क्या चाहती है कि उसका और उसके कंज्यूमर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दिस इज पॉसिबल व्हेन द कंज्यूमर्स आर फुली सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्म। With the purpose in a view, firms ban all type of undesirable activities that can be harmful for the consumer। अब देखो बेटे, अगर कंपनी क्या चाहती है, कंज्यूमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहती है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो सभी उन एक्टिविटीज़ को क्या करे, बैन करे, अनडिज़ायर्ड करे, जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ करे ताकि कंज्यूमर को पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया जा सके। In addition to the consumer service, a grievances cell is also established to handle the consumer problems. In this way, business regulates itself and acts to protect the consumer interest। देखो बेटे इसके थ्रू बेसिकली क्या कर सकते हैं कि इसके अतिरिक्त जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बेटे, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पर कंज्यूमर सेल की इस्टेब्लिशमेंट करती हैं ताकि कंज्यूमर की प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। बिजनेस अपने आप को अगर रेगुलेट करेगा तो कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएगा। सेकेंड है बच्चों हमारा बिजनेस एसोसिएशन।
Business association prepare a code of conduct for the businessman. It is laid down in the code of conduct how the businessmen are expected to behave with the consumers. इसका कहने का मतलब क्या है बेटे, बिजनेस एसोसिएशन यानी कि व्यापारी संगठन को भी आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए बेसिकली बिजनेस के लिए कि उनको किस तरह से कंज्यूमर को डील करनी है और उनसे किस तरह की एक्सपेक्टेशन, किस तरह की उम्मीदें की जाती हैं कि वो कंज्यूमर के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। अगर कोई भी बिजनेस एसोसिएशन के द्वारा बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट को इग्नोर करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जानी चाहिए। तो बेटे ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है कि बिजनेस एसोसिएशन क्या करे, कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करे, ताकि इससे हमें पता चले कि एक बिजनेसमैन किस तरह से कंज्यूमर को डील करता है, क्या वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हैव प्रपोज देयर कोड ऑफ कंडक्ट विच गवर्न द एटीट्यूड ऑफ देयर मेंबर टुवर्ड्स द कंज्यूमर। तो बेटे जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बेसिकली हमारा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने बेटे अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाई हैं जो बेटे बेसिकली क्या बताते हैं कि उनके मेंबर्स यानी कि बिजनेस पर्सन को किस तरह से कंज्यूमर के साथ व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों कंज्यूमर अवेयरनेस। ये तो बेटे सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कि कंज्यूमर को उस राइट्स के बारे में, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ए कंज्यूमर शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ही शुड बी अलर्ट इन द मैटर ऑफ इट्स राइट्स एंड एन अलर्ट कंज्यूमर अलोन कैन डिमांड हिज राइट्स फ्रॉम द सेलर। अगर देखो बेटे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर का अलर्ट होना, उसका अवेयर होना। अगर कंज्यूमर क्या होगा, अपने इंटरेस्ट को लेकर, अपने राइट्स को लेकर अवेयर होगा तो बेसिकली वो अपने राइट्स की डिमांड सेलर से कर पाएगा। देन दस द कंज्यूमर हिमसेल्फ मस्ट नो हिज राइट एंड ही कैन रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द मार्केट। अगर देखो बेटे सेलर उसके साथ गलत व्यवहार करता है, अनुचित व्यापार व्यवहार करता है, क्या होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मान लो बेटे कोई भी कंपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट को खरीदने से रिलेटेड कोई कंडीशन लगा देती है, जैसे इंश्योरेंस, जैसे जो कार कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, कंडीशन लगा देती है कि अगर आप हमारी कंपनी से कार खरीदोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी हमारी कंपनी से ही लेना पड़ेगा। तो बेटे इसको क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ऐसे ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है बेटे, जिसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी गिफ्ट स्कीम लॉन्च कर देते हो जिसके अंदर आप उस गिफ्ट का मूल्य प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देते हो, ठीक है। तो बेटा एक्सेसिव प्राइस चार्ज करते हो तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर एक कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी होगी, वो पूरी तरह से अवेयर होगा तो अपने राइट्स की डिमांड क्या कर सकता है, सेलर से कर सकता है और अपने आप को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटे आज के दिन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, बेसिकली हर तरह से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। व्हेन ए सिंगल कंज्यूमर फोर्स टू गेट हिज राइट्स ही सीक्स अप हेल्प फ्रॉम द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। जब एक सिंगल कंज्यूमर बेटे बेसिकली अपने राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठा पाता तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन उसकी क्या करती है, हेल्प करती है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रेशराइज द सेलर कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। देखो बेटे कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटे सेलर को हर तरह से प्रेशराइज करती हैं, दबाव बनाती हैं कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, और कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर को एजुकेट करती हैं कि वो किस तरह से अपने आप को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे गवर्नमेंट भी बेटा कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय इनेक्टिंग वेरियस लेजिस्लेशंस। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे वैधानिक कानून बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है बेटे, CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको बेसिकली बनाया कब गया था, 1986 में, और इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 1987 में। अब देखो बेटे ये एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अफेक्टेड कंज्यूमर्स। कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हैव बीन सेट अप बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू द कंज्यूमर। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर हर तरह से इस प्रोविजन, इस एक्ट के अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट की गई है। स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करते हैं। द प्रोविजन
प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट की गई है ताकि कंज्यूमर को उनके राइट के लिए प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2000 दीज काउंसिल्स आर आल्सो टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल by the state government. Under the act there is a provision of 3-tier judicial machinery to redress the grievances of consumers in a simple and speedy and इनएक्सपेंसिव वे। तो बेटे यहाँ पर जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया था 2000 में, तो उसमें बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट लेवल पर स्टेट फॉर्म और नेशनल लेवल पर नेशनल फॉर्म यानी कि 3-टायर जुडिशियल मशीनरी को इस्टेब्लिश किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और कंज्यूमर को कम खर्चीला, कम समय में और बहुत आसान तरीके से उनके राइट्स के बारे में अवेयर करके उनको हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट लेवल पर स्टेट और नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन हर तरह से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। बेटे इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द 3-टायर जुडिशियल मशीनरी। ओके, थैंक यू।